हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। मैं हूं एस ठाकुर और अभी अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में। फिर मेरे प्रिय छात्रों, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि क्या होगा कैरी ओवर फैक्टर्स की वैल्यू अगर मान के चलिए एक हिंड फिक्स है एक हिंड फ्री है, तो एक हिंड हिंज्ड है तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब उस केस में हम लोगों ने कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू निकाला था, जिस केस में मैंने पाया था कि हाफ हो रहा था कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू। कहने का मतलब है अगर एक हिंड फिक्स रहे और दूसरा हिंड अगर हिंज्ड रहे तो उस केस में कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू होती है बच्चे, वो होती है हाफ। तो कहने का तात्पर्य ये बात सब आप समझ चुके होंगे। उस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था बच्चे कि अगर कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू के अलावा हम लोगों ने देखा था उसमें स्टिफनेस फैक्टर यानी कि के की वैल्यू के बारे में जाना था, और वो जाना था कि क्या होगा स्टिफनेस फैक्टर यानी कि के की वैल्यू अगर हमारा जो फार एंड का कंडीशन किस प्रकार से किसी सपोर्ट पे है। तो कहने का मतलब है अगर फार एंड फिक्स रहता था उस केस के लिए 4EI/L होता था, और जब फार एंड अगर हिंज्ड रहता था उस केस में 3EI/L होता था स्टिफनेस फैक्टर की वैल्यू, नहीं बच्चे, यानी कि के की वैल्यू। बात की जा रही थी अगर ये मान लीजिए फार एंड फ्री होगा तो जाके स्टिफनेस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, उस केस में हम लोगों ने डिटर्मिनेशन नहीं किया था। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग मेनली बात करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के जो एप्लीकेशन है उस एरिया के बारे में, और उसके अलावा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जो चीज़ें अप्लाई होती है जिससे क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन का असली जो रुतबा क्या होता है, असली रूपरेखा क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे बच्चे, राइट। तो हम लोग बात करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के। तो मैं पहले बात करना चाहता हूँ सीधी बात एकदम सीधे तरीके से, क्या कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है उस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहता है उसको फिक्स्ड बीम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फिक्स्ड बीम मान लेते हैं। मैंने क्या दिया बच्चे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैंने ये कह दिया कि सपोज कर लीजिए कि ये कोई बीम है और सपोज कर लीजिए कि है ना ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। मैं ऐसा ही केस एक और ड्रॉ करता हूँ जिसे मैं मान लेता हूँ कि ये हिंड इसका फिक्स्ड है और उसके अलावा यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, यानी कि ये पिन सपोर्ट है जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में जैसे जानते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका हो गया वो आपका फिक्स सपोर्ट हो गया, ये भी आपका फिक्स सपोर्ट हो गया। इस केस में सपोज दिस इज पॉइंट ए बी एंड सी एंड यू आर नोइंग अबाउट दैट पॉइंट बी इज व्हाट, पॉइंट बी इज सच ए पॉइंट which is supported by a pin support or hinged support, right? So in this case there is a fixed continuous beam. What is students? This is fixed continuous beam. ये है आपका fixed continuous beam, राइट स्टूडेंट्स। एंड इसके बारे में बात किया जाए तो सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस बीम है, यानी कि SSB जो है ये सिंपली सपोर्टेड है ना, कंटिन्यूस बीम है। कैसा है ये? कंटिन्यूस है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों ने देखा है क्या इसमें फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है, इसमें सिंपली सपोर्ट लगा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस पे हम लोगों ने जो बीम आपको नीचे वाला दिख रहा था, सपोज कर लीजिए पॉइंट ए बी एंड सी, इस पर हम लोगों ने इससे पहले जो यूनिट पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि कंटिन्यूस बीम क्या होता है और उससे रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन करवाया था और क्लैपिरॉन्स थ्योरम्स को समझाया था आपको, वो चीज़ यहाँ पर है। तो उस केस में उस चीज़ की मदद से हम लोग यहाँ पर है ना वेरियस लोड के साथ डील कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और ये चीज़ इजीली सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब है आज तक जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की दुनिया में पढ़ा है, वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की दुनिया में जितनी भी चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है वो सारी की सारी चीज़ें का चीज़ें का जो सोल्यूशन होगा हम लोग MDM से कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो मेनली हम लोग बात करेंगे MDM के साथ। क्या MDM जो होगा जनरली हम लोग इसको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई किया करेंगे। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होता है इस चीज़ को हम लोग आपको समझा चुके हैं। अगर आप लोगों के माइंड में ये चीज़ अभी तक नहीं बैठ रही है तो जाके प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं, राइट। मतलब कि जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में बताया गया है, राइट स्टूडेंट्स। इसके लिए आप कौन सा लेक्चर फॉलो करो? तो कंटिन्यूअस बीम का लेक्चर फॉलो करो, ठीक है बच्चे। मैं बात करना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो बात क्या होती है स्टूडेंट्स, MDM में क्या करते हैं, ऐसा नाम क्या है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी ताकि इसका नाम कहलाएगा MDM। मेरे बच्चे आप ध्यान से एक चीज़ को देखिए, MDM में क्या है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई तरीका होगा। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे, पहली बात क्या मतलब कि क्वेश्चन में आज तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से हो सकता है। सपोज कर लीजिए ये भी ABC ये कोई बीम है और इस केस में AB स्पान जो है ऐसे सपोर्ट ऐसे है ना लोडेड है और ये ऐसे लोडेड है। सपोज करिए दिस इज 20 किलोमीटर एंड दिस इज 50 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। सपोज 2 एंड ये 4 मीटर में ले लीजिए, 4 मीटर में
मीटर में ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट टाइप से लोडिंग लग रहे हैं यहाँ पर, और इन लोडिंग के द्वारा क्या होगा, इस बीम का कुछ ना कुछ है ना हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो बच्चे मेरे साथ मेरी बात को ध्यान से सुनिए अभी आप। तो मैं इसका एनालिसिस प्रोसीड्यूर को आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज तक जो शिक्षा ग्रहण की है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के मामले में, वो कुछ अच्छी खासी ग्रहण कर ली हैं, और उन सभी चीज़ों का आपके पास अगर बैकग्राउंड सपोर्ट होगा, नॉलेज सपोर्ट, तभी जाके आप इस चीज़ को समझ पाएंगे बढ़िया से। राइट स्टूडेंट, चलिए ये कोई बीम है और इस बीम में हमको एमडीएम अप्लाई करना है। तो आप जानते हैं मैं इसमें पहला स्टेप काम का क्या करूंगा, सपोज कर लूँगा कि इसमें जितने भी बीम है, जितने भी स्पैंस है, वो सारे के सारे स्पैंस फिक्स्ड सपोर्ट्स हैं, यानी कि फिक्स्ड बीम के स्पैंस है। मतलब कि एक स्पैन ए बी हो जाएगा और एक स्पैन बी सी हो जाएगा। इस प्रकार से सपोज कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और ये इसी का पार्ट है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा बी पॉइंट, ये हो जाएगा सी पॉइंट है। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस बीम ये भी एक फिक्स बीम मान लेंगे, ये भी एक फिक्स बीम मान लेंगे, ये भी एक फिक्स बीम मान लेंगे। यहाँ से सपोज कर लीजिए दिस इज ए फिक्स बीम, दिस इज ऑल्सो फिक्स बीम। और आप जानते हैं अब इस केस को सोल्व करने के लिए आपके पास है ना थोड़ा भी दिमाग नहीं लगेगा, आपका फटाफट सोल्व हो जाएगा, चीज़ों को आपने पहले पढ़ रखा है। राइट, अब बात क्या कीजिए स्टूडेंट्स, इस चीज़ के ऊपर आप लगा दीजिए जैसा लोडिंग लगा हुआ है वैसा, है ना, आप ऐसे लगा दीजिए। सब स्पान लेंथ लिख सकते हैं, जो भी मन है आप कर सकते हैं। यहाँ पे बात एक्चुअली मैटर क्या चीज़ की है, देखिए स्टूडेंट्स, ये फिक्स सपोर्ट आप जानते हैं, इस फिक्स सपोर्ट पर जितना भी मूवमेंट आएगा ये फिक्स सपोर्ट कैरी कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ भी जितना मूवमेंट आएगा वो कैरी कर सकता है। ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है ये हिंज सपोर्ट है, जिसको मैंने आर्टिफिशियली एक विशेष समय के लिए मैंने यहाँ पर हिंज सपोर्ट मान लिया, ये फिक्स सपोर्ट मान लिया है। बाय द वे ये है क्या, हिंज सपोर्ट है। अब ये जो हिंज सपोर्ट है बच्चे, ये हिंज सपोर्ट को लेकर के हम लोग डील करेंगे स्टूडेंट्स। अगर मान चलिए यहाँ पर मैं फिक्स सपोर्ट के अनुसार से डील करूँ, तो अगर मैं इसका डायग्राम खींचूँ तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट आ जाएगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट ऐसे आएगा, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट ऐसे आएगा बच्चे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे जो मूवमेंट्स है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मूवमेंट आपको दिख रहा है और ये मूवमेंट दिख रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है क्या। तो कहने का मतलब ये हुआ है पॉइंट बी पर जो मोमेंट लग रहा है, सपोज कर लीजिए दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट व्हिच इज ऑफ इंटेंसिटी 10, और ये मान लीजिए इंटेंसिटी ये 7 का है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर दोनों चीज़ को, दोनों फिगर को मर्ज कीजिएगा आप, तो इस ज्वाइंट पर, ये ज्वाइंट जो आपको दिख रहा है हिंज ज्वाइंट, यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी आपको। मैंने कहा क्या, इस बात को फिर से सुनिए, मैंने कहा ये सपोज कर लीजिए कि इस विशेष लोडिंग कंडीशन के कारण यहाँ पर 10 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट आ रहा है, जो कि ये फिक्सिंग मोमेंट है क्या बच्चे, एम बी है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ये मोमेंट एट बी विच इज फिक्सिंग मोमेंट एट बी। राइट स्टूडेंट्स, और इसके अलावा मैंने इस स्पान के बारे में जब मैंने बात किया, तो उस केस में मेरे पास जो एम बी आ रहा था वो इतना आ रहा था, और ये भी मतलब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, किलो न्यूटन मीटर में होगा, ये भी किलो न्यूटन मीटर में होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं अगर यहाँ पर मोमेंट निकालूं तो मोमेंट ये आ गया, यहाँ पर मोमेंट निकालूं तो मोमेंट ये आ गया। मैंने किया क्या, मैंने चीज़ को दिया था, मैंने इसको दो भागों में बांट लिया, एक प्रत्येक भाग को मैंने फिक्स बीम मान लिया, और उसके बाद क्या किया मैंने स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट बी दिख रहा है, ये पॉइंट बी जो दिख रहा है, इस पर इस सिंपली सपोर्ट, ये जो मेरा फिक्स्ड बीम है, इस फिक्स बीम का अगर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर फिक्स मतलब इंड मोमेंट निकलेगा, यहाँ पर भी इंड मोमेंट निकलेगा, यहाँ पर भी इंड मोमेंट निकलेगा, और यहाँ पर भी इंड मोमेंट निकलेगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मान के मैं चलता हूँ। राइट स्टूडेंट्स, अब बात क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एम बी और एम बी जो दिख रहा है, दोनों एम बी स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स ये है क्लॉकवाइज मोमेंट, और जो कि 10 किलोमीटर का लग रहा है। अब ये देखिए एम बी जो है, ये भी ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है बच्चे, क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, यानी कि ये एंटी वाला है और ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। राइट स्टूडेंट्स, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो देख रहे हैं आप, उन दोनों मूवमेंट को अगर आप एक समय के लिए मर्ज कीजिए तो सपोज कर लीजिए कि आप मान लीजिए क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव ले रहे हैं, तो एंटी मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेना पड़ेगा बच्चे, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब दोनों चीज को अगर मर्ज कीजिएगा तो देखिए स्टूडेंट्स 10 की इंटेंसिटी ये है, और ये स्टूडेंट्स क्या है, 7 किलोन्यूटन की इंटेंसिटी है, तो दोनों को मर्ज कीजिएगा तो नेगेटिव वाला ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फाइनल मोमेंट बच के आएगा वो फाइनल मोमेंट कुछ इस रेड पेन से लिखे गए आएगा, और अगर क्लॉकवाइज है तो फाइनल मोमेंट क्लॉकवाइज एक्शन के अनुसार होगा, और वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों ज्वाइंट पर जो कंबाइन एक्शन लगेगा वो क्या लग जाएगा, -3 न्यूटन का ज्यादा। क्या लग पाएगा क्या,
अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ ये ज्वाइंट जो आपको दिख रहा है, जिसको आपने आर्बिट्ररीली आपने एक समय के लिए फिक्स मान लिया है, एक्चुअली ये ज्वाइंट फिक्स तो है ही नहीं ना, ये वर्चुअली आप लोगों ने लिया है, ऐसा आपका असम्पशन है। तो स्टूडेंट्स ये ज्वाइंट अगर पिन ज्वाइंट है तो बच्चे यहाँ पर मूवमेंट नहीं आना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में मूवमेंट नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो यहाँ से स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? एक समय के लिए अगर ये फिक्स है तो ये पिछला ज्वाइंट जो है आपको फिक्स के रूप में काम करने लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए स्टूडेंट्स, इसको आप सिर्फ मान के चल रहे हैं यहाँ पे क्या कि ये एक फिक्स्ड सपोर्ट है ऐसे, क्योंकि मैंने दोनों इस स्पान को इस स्पान को फिक्स स्पैन मान लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जो एग्जैक्ट कंडीशन क्या है? एग्जैक्ट कंडीशन है ये कि ये आपका पिन होना, ये आपका पिन ज्वाइंट है। और आप जानते हैं कि पिन ज्वाइंट के पास मोमेंट रिएक्शन नहीं होता। जब पिन ज्वाइंट के पास मोमेंट रिएक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर -3 किलोन्यूटन मीटर आए या फिर 5 किलोन्यूटन मीटर आए या फिर कोई भी मोमेंट की वैल्यू आ जाए, ये जो है ये ज्वाइंट रेसिस्ट नहीं कर पाएगा और ये यहाँ पे स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, टूट सकता है, अनइंटेंशनल फेलियर हो सकता है स्ट्रक्चर का। इसलिए स्टूडेंट्स ये जरूरी है कि ये जो ज्वाइंट है बच्चे, इस ज्वाइंट को फ्री करना होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? फ्री करना होगा। किससे फ्री करना पड़ेगा? तो मोमेंट से फ्री करना होगा। अगर इस ज्वाइंट को हमको मोमेंट से फ्री करना है तो आप जान रहे हैं बच्चे कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर -3 किलोन्यूटन का लगाया गया है, यानी कि ये लग रहा है, एक्चुअली लग रहा है, तो इसको हमको वनीस करने के लिए, जीरो करने के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा बैलेंसिंग मोमेंट। स्टूडेंट्स, दिस इज -3 किलोन्यूटन मीटर विच इज अनबैलेंस्ड मोमेंट, एंड टू बैलेंस दिस वन यू हैव टू अप्लाई द क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ, दिस इज क्लॉकवाइज मोमेंट, एंड यू हैव टू अप्लाई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ 3 किलोन्यूटन मीटर। इजंट इट स्टूडेंट्स, आपने जाना कि ये क्लॉकवाइज मोमेंट जो है नेगेटिव में 3 किलोन्यूटन का लग रहा है, तो इसको आपको काउंटरफोर्ट करने के लिए, काउंटरएक्ट करने के लिए, रेसिस्ट करवाने के लिए स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा बच्चे? यहाँ पर पॉजिटिव में 3 किलोन्यूटन का लोड लगाना पड़ेगा, मोमेंट लगाना पड़ेगा। नहीं, अब जब वहाँ हम मोमेंट लगाएंगे तो बच्चे आप जानते हैं कि 3 किलोमीटर का मोमेंट लगाना है हमको। अब 3 किलोमीटर का मोमेंट जो हम लगाएंगे बच्चे, तो आप जानते हैं कि इस जॉइंट पर जब मोमेंट जब लगाएंगे तो मोमेंट लगेगा ऐसे, हवा में नहीं लग जाएगा, स्ट्रक्चर पे लगेगा मोमेंट, और उसी मोमेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके बराबर देखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, उसी मोमेंट को क्या करेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे बार बार, है ना। तो कहने का मतलब मैंने क्या किया, मैंने पहले ज्वाइंट को मोमेंट से रिलीज कर दिया, अब रिलीजिंग मोमेंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर से मैं उसमें डिफरेंस निकाल करके देखूंगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है क्या। सपोज कर लीजिए कि ये 3 किलोन्यूटन का है, ये जो मोमेंट, अब इसमें मैं +3 किलोन्यूटन का लगा देता हूँ, जिसके कारण यहाँ पर जो टोटल सम अप हो जाता है मोमेंट्स का, यहाँ पर जो इस केस में वो अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये जो है स्टूडेंट्स 9 हो जाता है, सपोज कर लीजिए ऐसा केस है कि ये भी 9 हो जाए, तो कहने का मतलब है ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, माइनस वाला भी 9, प्लस वाला भी 9, तो बताइए 9 ये भी हो जाएगा, 9 ये भी हो जाएगा, तो कहने का मतलब है माइनस प्लस मिलकर क्या बना देगा? 0 बना देगा। नहीं स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब है 0 जो बना देगा, तब जाके हम समझ लेंगे कि इस ज्वाइंट के पास कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, जो भी मूवमेंट आ रहा है उस ज्वाइंट से दूर जा रहा है। कहाँ जा रहा है बच्चे? दूर जा रहा है ना। और इसका जो फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचेंगे तो आपको सारी की सारी दुविधाएं क्लियर हो जाएंगी। बात समझ आई क्या? तो स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार का ओरल अंडरस्टैंडिंग है किसका? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बैठ गई, सिर्फ बैठाना क्या बच्चे, आप लोग सब कुछ जानते हैं, बैठाना क्या है कि अगर मेरा अनबैलेंस मोमेंट -3 का आ रहा है तो हमको उसको बैलेंस करने के लिए +3 का मोमेंट लगाना पड़ेगा। इस बात की नॉलेज अगर आपको हो गई तो आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को चुटकी में उड़ा सकते हैं, है ना। चुटकी बजाइए, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड उड़ जाएगा, ऐसी बात होगी आपसे। बात समझ में आई? और अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो मैं लिख के देता हूं कि दुनिया का कोई भी टीचर या फिर कोई प्रकाशन या फिर कोई बुक्स आपको नहीं समझा सकता। इसलिए जरूरी है कि आप इस चीज को समझिए, यहां समझिए, कहीं और समझिए, लेकिन आपको ये तो समझना है। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए स्टूडेंट्स, तो इस पर मैंने ये ओरल चीज बता दिया, अब इस चीज का मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आइए चलते हैं, आपको हम क्वेश्चन की दुनिया में ले चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नहीं तो एप्लीकेशन की बात क्या होगी बच्चे? एप्लीकेशन की बात होगी कि अगर मैं बात किया जाऊँ
एप्लीकेशन ऑफ एमडीएम के बारे में। तो एप्लीकेशन ऑफ एमडीएम जनरली हम लोग इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर पर अप्लाई करते हैं। देख सकते हैं स्टूडेंट्स बच्चे, इन एमडीएम द अनबैलेंस्ड मोमेंट एट द सपोर्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द टू स्पान्स इन द रेशियो ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जैसे मैंने बच्चे अभी बताया था कि मैं अनबैलेंसिंग मोमेंट निकालूंगा, उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो उसी चीज़ को लेकर के मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ चीज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, to response in the ratio of their distribution factor and their effects are evaluated on the opposite joints. This process is continued till we reach the desired degree of precision. मैंने बताया ना स्टूडेंट्स कि देखिए जैसे मैंने बताया ना स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैं मान लीजिए एक बारी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, लेकिन फिर काम नहीं चलेगा, फिर दोबारा, फिर तिबारा, चौबारा, पचबारा, आपको वो मेथड्स आ जाएंगे न्यूटन, मतलब कि वो जो बाइसेक्शन मेथड आते थे ना, बाइसेक्शन मेथड मैथमेटिक्स की दुनिया में, वो बाइसेक्शन मेथड याद आ जाएंगे आपको। कहने का मतलब है उस प्रकार से हमको इटरेशंस करना पड़ेगा, चीज़ को दोहराना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड इन दी फॉलोइंग सिचुएशंस। चलिए कौन सा सिचुएशन है एमडीएम के लिए, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। बीम विथ फिक्स्ड इन सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। बीम विथ सिंपली सपोर्टेड एंड सपोर्ट्स, जो कि सिंपल बात होती है, एंड बीम विथ इन स्पान ओवरहैंगिंग। ये तीन केस जो होता है इसके लिए बीम की अगर बात किया जाए तो अगर मान लीजिए आप अगर स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो आपको ये बताना जरूरी है कि एक चीज़ और होता है स्ट्रक्चरल केस में, और वो होता है फ्रेम। एक फ्रेम होता है स्टूडेंट्स जो कि ऑर्डिनरी हम लोग सब्जेक्ट करवाते हैं, और सिंगल स्पैन के लिए, सिंगल स्वे और सिंगल बे के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको। एक चीज़, हाँ, सिंगल स्टोरी और सिंगल बे होता है, और एक चीज़ होता है स्टूडेंट्स डबल स्टोरी डबल बे। तो स्टूडेंट्स आपको डबल स्टोरी डबल बे चीज़ को नहीं पढ़ना है, सिंगल स्टोरी सिंगल बे चीज़ को पढ़ना है। आराम से इस चीज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ, है ना स्टूडेंट्स। मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, अगर आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है तो आपको आपका जो कैलकुलेटर है यानी कि कैसियो है, जो भी होगा, जो भी फंक्शन का होगा, एक आता है कैसियो 991 ES प्लस, एक आता है 991 ES। तो इस प्रकार से कैलकुलेटर का बहुत सारा चीज़ है। तो स्टूडेंट्स वो कैलकुलेटर का आपको गुना भाग करने आना चाहिए, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने आना चाहिए, ताकि आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आएगी वो सॉल्यूशन का, है ना। मतलब कि माइनस प्लस साइन के साथ साइन को ध्यान में रखते हुए आपको ये सॉल्व करना है चीज़ को। अगर आप उसको नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ चलिए, तो कहने का मतलब है ये मान के चलता हूँ मैं कि आपको कैलकुलेटर चलाना आती है, और कैलकुलेटर के बिना आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में आप जाओगे तो मतलब कि बर्बादी ही बर्बादी पाओगे, उसके अलावा कोई मिलने वाला दूसरा चीज़ नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? तो कहने का मतलब है कैलकुलेटर के बारे में बात किया जाए तो एक्चुअली स्टूडेंट्स अगर बात किया जाए, मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखा देता हूँ। ये कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा, है ना, मैं आशा करता हूँ। स्टूडेंट्स आशा क्या आपके पास होगा ही, तभी तो आप यहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर जो होगी, इस कैलकुलेटर को आपको चलाना आना चाहिए। दिस इज 991 ES प्लस फंक्शंस, है ना। कहने का मतलब है नेचुरल UPAM है, और कैसियो इसका नाम है। आप लोग परचेज कर सकते हैं, अभी आपके पास नहीं है तो अच्छी है, कभी जाती नहीं, बैटरी लॉन्ग लाइफ है इसका। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बारे में। इवेल्युएट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग बीम, व्हाट आर द सपोर्ट रिएक्शंस। आपको स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इतना टाइप का, इस क्वेश्चन में बहुत चीज़ कहा गया है। क्या गया है? पहले कि शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो, उसके अलावा सपोर्ट रिएक्शंस भी ड्रॉ करो, जो कि एक मेजर पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, और सपोर्ट रिएक्शन ड्रॉ करना इजी बात है। मैंने कंटिन्यूस बीम के भी बारे में बात किया था, और वही बात मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और अगर मान लीजिए वहाँ पर आपको ये सपोर्ट रिएक्शन की चीज़ छूट भी गई है तो आप यहाँ पर सीख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन कहता है, अगर मान लीजिए आपको ये जो बीम दिख रहा है, आपको इसमें दिख रहा होगा कि A एंड जो है फिक्स्ड है, C एंड जो है फिक्स्ड है, और B एंड जो है पिंड है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग A, B और C एंड को लेकर के। तो पहले अभी जस्ट मैंने बात किया था कि AB और BC दो फिक्स बीम में, इसको हम लोग बांट लेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसा इसमें लिखा गया होगा, चीज़ को मैं लिखने की जरूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ लिखा रहता है, एक्सप्लेन करने में अच्छा लगता है। कहने का मतलब कम समय में आप ज़्यादा चीज़ सीख पाते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो मैं बात करता हूँ चीज़ को लेकर के। चीज़ क्या है? पहला स्पान अगर मान लीजिए बी स्प्लिट द बीम इनटू टू फिक्स्ड बीम AB एंड BC में मैंने बांट लिया इस चीज़ को। एंड बात कर लीजिए स्टूडेंट्स कि सपोज कर लीजिए दिस इज सच ए मोमेंट विच इज क्लॉकवाइज मोमेंट एंड टेकन एज नेगेटिव, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विच इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। इफ यू वांट टू टेक द क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, देन यू हैव टू टेक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, एंड सो ऑन वर्सा भाइस वर्सा करते जाइए। आप लोग उस बात को समझते हैं नहीं? ये चूंकि स्ट्रक्चर में ये चीज़ बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं आगे,
चलिए स्पान एबी के बारे में बात किया जाए तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ 6 मीटर की है और इसमें जो लगने वाला लोड है वो 2 किलोमीटर पर मीटर की लग रही है। चलिए स्टूडेंट्स, एंड फिक्सिंग मोमेंट एट इंड ए के बारे में बात किया जाए तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि अगर मैं ए बी इंड को, ए बी स्पान को अगर मैं फिक्स बीम मान लूँ तो उस केस में अगर ये सिंपली सब ये जो है मेरा ये क्या है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा होता है, उस केस में इस इंड ए पर मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, W_2/12। आपको याद है? नहीं याद है? आप याद करके रखिए। कहने का मतलब है ये जो चीज़ है ए, इस ए पर जो इंड मोमेंट की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी बच्चे, वो होती थी WL²/12। आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको याद नहीं होगी तो परेशानी हो सकती है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपको अभी याद नहीं है, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगर मैं मान लीजिए फिक्स इंड ए पर मैं मोमेंट निकालना चाहूँ तो क्या निकल जाएगा बच्चे, WL²/12 एंड दिस इज 2 × 6² विच इज 6 किलोमीटर एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी देयर। Isn't it students? Because if you will draw the deflection diagram of this much beam, then you will get the diagram like this, and you have to apply and here anti-clockwise moment. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो कहने का मतलब है फिक्सिंग मोमेंट एट एम ए के बारे में बात की जाती है तो क्या होगा स्टूडेंट, WL² which is nothing but 6 km which is anti-clockwise in direction and here look at here, this is the positive which is sign of anti-clockwise moment. I have already assumed so that you have to take it positive. क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चे, आप मेरे साथ देखिए स्टूडेंट्स, जब आप वीडियो पॉज कर जाइए, लिखते जाइए, आपको आसान से समझ में आता जाएगा। बिना यूट्यूब देख रहे हो और यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो और कलम कॉपी लेकर नहीं बैठते हो ना तो बेकार बैठते हो, नहीं बैठा करो, है ना। चलो कॉलम कॉपी लेके बैठा करो तब जाके समझ में आएगी। बेटर यूट्यूब अच्छी चीज़ है, समझ गए? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब, कॉलम कॉपी लेके बैठो, है ना। चलो क्योंकि वही टीचर यूट्यूब पर पढ़ाने की जरूरत करता है जिसके पास पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर वो टीचर जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो यूट्यूब पर पढ़ाएंगे ही नहीं आपको। क्यों पढ़ाएंगे? अपना, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ यूट्यूब पर लोग आते हैं, इसलिए आप जहाँ भी पढ़िए मस्त पढ़िए। आगे बात करते हैं हम लोग फिक्सिंग मोमेंट एट बी। फिक्सिंग मोमेंट एट बी के बारे में बात किया जाए इस विशेष बेस स्पान के बारे में, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी दिखा दूँ तो सपोज कर लीजिए कि एक समय के लिए मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये मैंने बंद कर दिया, झाँप दिया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपका, ये जो है स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार का एक इंड ये है, दूसरा इंड ये फिक्स हो जाएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, एक सिमिलर केस आ रहा है, तो जितना मोमेंट एट ए लगेगा उतना ही मोमेंट एट बी लगेगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य जो है स्टूडेंट्स, आपको ये पता चल गया कि मोमेंट एट बी क्या होगा, वो भी 6 किलोमीटर का ही होना चाहिए, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज वाई ये 6 किलोमीटर का मोमेंट होगा, आप देख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मोमेंट अगर वो क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था तो ये क्लॉकवाइज लगेगा, और दिस इज मैं 6 किलोमीटर का। ये चीज़ मैं देख के नहीं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग सिंपली एज्यूम कर सकते हैं कि ये अगर ये मोमेंट अगर यहाँ ऐसे लगेगा तो यहाँ मोमेंट कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। बात समझ में आई क्या? चलिए बात करें, मतलब फिक्सिंग मोमेंट निकल गया। अब चलिए अगर मान चलिए मैं इसमें इसका स्टिफनेस फैक्टर निकालना चाहूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टिफनेस फैक्टर को आप कैसे लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं इसको के से। कैसे लिखते हैं? के से। और के का वैल्यू होता है 2 स्टूडेंट्स, क्या होता है? 2। मैं नंबर में बात नहीं कर रहा हूँ, 2 टाइप के वैल्यू होते हैं, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 2 टाइप का, एक होता है 4EI/L, एक होता है 3EI/L। तो मैं दोनों में से क्या लूँ? बात है ना सोचने वाली। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं दोनों में से अगर बात करना चाहूँगा तो मैं के की वैल्यू के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए आपको मैंने थोड़ी ही देर पहले, मात्र 5 मिनट के टाइम स्पान पीछे में आप चले जाइएगा, देखिए टाइम स्पॉट में, तो आपको पता चलेगा कि ये जो फिक्स बीम था इस पर है ना मोमेंट बहुत सारा, जितना भी मोमेंट दे दीजिएगा आप ये ले लेगा, है ना, क्योंकि इसके पास फिक्सिलिटी है, इसके पास भी फिक्सिलिटी है, लेकिन ये बेचारे पिंड है, इसके पास मोमेंट लेकिन टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात किया जाए कि मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो इस पर जो, इस जॉइंट पर जो मोमेंट आएगा ना उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बात समझ में आई क्या? इस जॉइंट पे जो मोमेंट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट फिक्स्ड है, और इस फिक्स्ड में जितना भी मोमेंट आएगा वो ले लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मेरी बात आप ओरली सुने तो आपको ये चीज़ सारी क्लियर हो जाएगी, है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए तो स्टूडेंट्स, बात ये आपको ये समझ में आएगा कि के लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लेना है, मतलब कि स्टिफनेस फैक्टर लेना है स्टूडेंट्स। और स्टिफनेस फैक्टर हम लोग उस चीज़ का निकालते हैं जहाँ, उस जॉइंट पर निकालते हैं जहाँ पर मोमेंट को ट्रांसफॉर्म करना होता है। बात समझ में आई क्या? अब देखो यहाँ से बताओ तो, ये जॉइंट है,
ज्वाइंट भी है ना, ज्वाइंट, कंप्लीट ज्वाइंट, जहाँ पर देखो एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, एक सपोर्ट लगा हुआ था, इसको ज्वाइंट बोलेंगे। यहाँ पे जहाँ भी आप एमडी में बात करो तो ऐसा ही चीज़ मिलेगा तो ज्वाइंट बोलना, इसको ज्वाइंट मत बोलना, है ना, क्योंकि इसको ज्वाइंट इसलिए नहीं बोलना क्योंकि यहाँ पर ये क्या फिक्स है और यहाँ ऊपर से चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई ये जो है ये जो इस ज्वाइंट पर हम लोग काम करने जा रहे हैं मेनली। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो ज्वाइंट है इससे हम इस पर हम लोग यहाँ बात करेंगे अगर एबी स्पान के लिए, तो एबी स्पान के लिए स्टिफनेस फैक्टर निकालना पड़ेगा। फिर अगर मान चलिए बीसी स्पान के लिए बात करेंगे तो बीसी स्पान के लिए स्टिफनेस फैक्टर निकालना पड़ेगा। लेकिन बच्चे स्टिफनेस फैक्टर निकालेंगे क्या, दो वैल्यू होता है, 4EI/L एंड 3EI/L होता है ना। तो बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ से हम अगर इधर देखें, चलो यहाँ से अगर हम इधर देखें तो फार इन क्या है, फिक्स है कि फ्री है, फिक्स है। तो इस केस में फार इन की जगह अगर फिक्स हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग जो इसका स्टिफनेस फैक्टर है वो लेंगे 4EI/L। क्या लेंगे स्टूडेंट्स, 4EI/L, 4EI/L। तो बताओ 4EI तो बीम का प्रॉपर्टी है ना, 4EI/L लेना है तो L की जगह पर क्या होगा, लेंथ ऑफ स्पान विच इज 6 मीटर, तो 4EI/6 होगा कि नहीं होगा। दैट इज ये हो जाएगा आपका स्टिफनेस फैक्टर। यहाँ पर भी देख लो अगर के, तो ये कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, KBA, बी से ए की तरफ जा रहा है ना बच्चे, तो इसलिए इसको लिखने का तरीका है KBA। इस प्रकार से अगर इधर लेना चाहेंगे तो KBC, एंड इधर अगर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, फार इन फिक्स है, इधर भी होगा 4EI/L, बराबर बराबर हो जाएगा ना, समझदार हो। देखो 4EI इधर भी होगा, 6 मीटर का स्पान इधर भी है, क्या फर्क पड़ता है, लोड क्या लग रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड करता है कि स्पान लेंथ क्या है, क्योंकि 4EI/3L और लोडिंग कंडीशन, ये सपोर्ट रिएक्शन कैसा है। बात समझ में आई क्या, फ्री है कि फिक्स्ड है कि हिंज्ड है। फ्री रहेगा तो जीरो हो जाएगा, नहीं फ्री रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो चीज को यहाँ से देखो तो फिक्सिंग मोमेंट एट बी एम बी ये निकाल दिए थे हम लोग। स्टिफनेस फैक्टर के बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4EI/L बराबर क्या हो जाएगा, 4EI/6 बराबर 2EI। काट दो, 2 2 जा और 3 2 जा। और बस एक्सपीरियंस मैंने क्या किया, स्पान ए बी के लिए मैंने क्या किया, फिक्स मोमेंट निकाला, इन मोमेंट निकाला और स्टिफनेस फैक्टर निकाला। आप लोग हमेशा यही करना है। ए बी स्पान के लिए, यानी कि जो भी स्पान के बारे में काम कर रहे होगे उसका फिक्स मोमेंट निकालना, उसका क्या निकालना, स्टिफनेस फैक्टर निकालना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बीसी स्पान में भी वही काम करेंगे, फिक्स मोमेंट निकालेंगे, स्टिफनेस फैक्टर निकालेंगे। चलो स्टूडेंट्स, तो बीसी स्पान में 6 मीटर का लेंथ था और लोड लग रहा था 12 किलो न्यूटन का। फिक्सिंग मोमेंट एट बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, एम बी बराबर WL/L। चूंकि बात यहाँ पर हो रही है पॉइंट लोड की, एंड पॉइंट लोड यहाँ पर रहेगा, उस केस के लिए हम लोगों ने फिक्स कंडीशन के बारे में पढ़ा था। इसको भी मैं फिक्स भी मान लूंगा, यहाँ भी फिक्स सपोर्ट मान लो, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ फिक्स सपोर्ट मान लोगे तो क्या होगा, WL/8 नहीं होगा। अगर नहीं याद है तो जाके पीछे पढ़ो, ठीक है। कहने का मतलब है ये W है, W जो लग रहा है 12 किलो न्यूटन का है, तो इस केस में अगर फिक्स सपोर्ट की बात होती है तो इस केस में हम लोग काम करते हैं ऐसे फिक्स बीम में, नहीं तो कहने का मतलब होगा WL/6 हो जाएगा। नहीं, अब मैं चीज़ को मतलब कितना पढ़ाऊँ आपको, WL/8 होगा नहीं स्टूडेंट्स, तो WL/8 हो जाएगा, तो WL मान W12 × 6/8 ये कितना किलो न्यूटन होगा बताओ तो, 9 किलो न्यूटन। और ज्वाइंट बी पर ये ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा, ऐसा। तो ऐसा वाला क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा, समझ लो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है। उसी प्रकार से चूंकि वो भी स्पान में लग रहा था, दोनों चीज सिमिलर केस है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये क्लॉकवाइज लगेगा, जो कि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो मुझे मान ये माइनस लो, ये माइनस लो, प्लस लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जान लो हमेशा हॉगिंग जो मोमेंट आएगा, हमेशा जो मोमेंट आएगा किस पर, मोमेंट आएगा जो ज्वाइंट पर कंटिन्यूस भी, वो हॉगिंग मोमेंट होता है, ये बात जान लो, है ना। तो होवे नहीं करेगा, तो हॉगिंग होगा तो होवे नहीं करेगा, बस समझे। चलो बात करते हैं आगे। फिक्सिंग मोमेंट एट सी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये अब बताओ स्टिफनेस फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, फार इन फिक्स्ड है तो KBC बराबर क्या हो जाएगा, 4EI/L। चूंकि अगर थोड़ा भी दिक्कत होता है तो देखो यहाँ से KBC, चूंकि ज्वाइंट तो ये है ना बाबू, यहाँ से इधर हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो बताओ BC के स्पान के लिए बात, KBC बराबर क्या हो जाएगा, ये जो लोड है ये देखो ये स्पान, ये क्या है, फिक्स सपोर्ट है, तो फार इन फिक्स है इसलिए 4EI/L। चलो
तो के बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कहाँ गया स्टूडेंट्स, कहाँ गया, देखो भाग गया क्या, फिक्सिंग मोमेंट एट बी एम बी डब्ल्यू एल बाई एट। हाँ चलो, तो कहने का मतलब है के बी सी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 4EI/L। तो जितना तक दोनों स्पान में, 2 स्पान अगर रहे तो 3 स्पान रहे तो 4 स्पान रहे तो 5 स्पान होता रहे तो सब स्पान के लिए इतना काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब क्या काम करना है स्टूडेंट, देयरफॉर टोटल स्टिफनेस फैक्टर आपको निकालना है, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे फाइंड करना पड़ेगा। अब बताओ टोटल स्टिफनेस फैक्टर क्या होगा, द स्टिफनेस फैक्टर ऑफ द ये स्पैन डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस फैक्टर एट दैट जॉइंट। अब पढ़े थे नहीं पढ़े थे, बताओ। तो टोटल स्टिफनेस फैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल ये वो तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में मैंने बता दिया, सिग्मा के बारे में बता दिया। तो स्टूडेंट्स बताओ तो स्टिफनेस फैक्टर के बी सी और के बी ए जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा सिग्मा के बराबर हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स, मैंने के कंप्लीट को के मान लिया, तो के बी ए प्लस के बी सी वो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा 4EI/3, दोनों को जोड़ो 2EI/3। ये चीज़ कहाँ से आ गया, क्योंकि ये कट के आया था 2EI/3, 2/3, ठीक है। तो दोनों को काटो तो 4EI/3 हो जाएगा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए देखो स्टूडेंट्स ये टोटल स्टिफनेस फैक्टर है, और ये देखिए स्टूडेंट्स ये जो है पार्टिकुलर स्टिफनेस फैक्टर है KBA का, ये KBC का, तो KBA/K जो हो जाएगा उस विशेष BA स्पैन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाएगा, यानी कि B पॉइंट से जो A पॉइंट की तरफ जो मोमेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए, और KBC जो हो जाएगा B पॉइंट से जो C पॉइंट की तरफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो, तो कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर KBA, फॉर BA के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा, KBA डिवाइड बाई K, और KBA की वैल्यू 2/3EI था, और 2/3EI इसमें बटा में 3 तो 2/2EI/3। देखो स्टूडेंट्स इसको जो सॉल्व किया गया है, देखो ध्यान से देखो बच्चे, KBA के बारे में बात किया जाए तो KBA का है 2EI/3 है ना, KBA यही तो है KBA, बटा K के बारे में बात किया जाए तो वो है 4EI/3। ये K क्या है, सिग्मा K है। चलिए सभी मोमेंट्स का सभी यानी कि स्टिफनेस फैक्टर्स का सम है ये, तो ये 4EI/3 है। इस 3 से ये 3 को काट दो, और ये 4 से ये 2 को 2 टाइम्स 4 कट जाएगा, EI से EI कट जाएगा, बाकी बच के लोग कथी रे, देख 1/2 बच लो ना, 1/2 बचेगा। अब देखो कहने का मतलब ये हुआ कि 1/2 बचेगा, उस चीज को देखो 1/2 जो बचा वो ये हो जाए इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BC, दिखाई दे रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ दिस BC इज व्हाट 1/2 हाफ। कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BC इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BC या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BA बराबर हो जाएगा। क्यों, ये यहाँ तक पढ़ो अभी, और इसको भी नहीं पढ़ो, आते हैं तो पढ़ना। कहाँ आते हैं तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BC निकालना है ना, DF फॉर BC निकालना है, बताओ तो BC निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए। अब बताओ तो KBC करेंगे ना बुआ, KBC डिवाइडेड बाय K है ना। अब देखो KBC की वैल्यू कितना है 2EI/3, और K की वैल्यू कितना है 4EI/3। देखो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ तो यानी ये हो जाएगा 1/2 होगा कि नहीं होगा, दिमाग में जाएगी गई बात। अरे उतना भी दिमाग नहीं लगाना तो यहाँ से लगा लो। अरे 2 सेम चीज को जोड़ के देखे हैं तो इतना मिला है, अगर एक चीज उसमें से लेके उसका रेशियो निकाला जाए तो हाफ आ रहा है, तो दूसरा चीज क्या बचेगा। हाँ सपोज लीजिए 5 है 6 है, 5 और 6 को मिल के जोड़ के तो 11 बच जाएगा। तो एक अगर ये 5/11 ये होगा, 5/11 ये होगा तो ये कितना हो जाएगा 6/11 होगा। अगर दोनों डिफरेंट था तो दोनों सेम था तो जितना ये होगा उतना ये नहीं होगा रे, होगा कि नहीं होगा। देखो दूसरा 5/11 ये देखो ये 5 है, ये भी 5 है, मान लीजिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये 5 मिलकर ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ ही तो रहे हैं। तो बताओ 5/10 और 5/10, यही 5/10 हो जाएगा, ये भी 5/10 हो जाएगा। अगर मतलब कि क्या हो गया, ये इस चीज़ से मैं एक चीज़ पर पहुँचाऊंगा, फालतू में मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। देखो ना यहाँ पे कहने का मतलब हाफ ये हो जाएगा, ये हाफ ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कहने का 5/10 में से चीज़ का क्या करेंगे तो क्या निकल जाएगा हाफ, ये भी हाफ निकल जाएगा। क्या सीख मिली, सीख ये मिली कि किसी भी ज्वाइंट पर, याद रख लो हुआ, किसी भी ज्वाइंट पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम होगा कितना होगा 1 होगा। 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम क्या होगा बाबू 1 होगा, हमेशा याद रखना।
क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम क्या होगा, 1 होगा। मतलब कि सम ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ऑल द मेंबर्स एट एनी जॉइंट इन एनी स्ट्रक्चर एनालिसिस मेंबर विल बी 1। क्या 1। बात समझ में आई क्या? चलो, तो कहने का मतलब है 1 होगा। क्लियर है? तो इस चीज को याद रखना है हमेशा, क्योंकि पूछ देता है कभी कभी, बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है वहां पे अगर नहीं याद रहता है तो। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट एनी जॉइंट विल बी 1 इफ यू विल कंडक्ट ऑल सम ऑल। नहीं, चलो इंग्लिश में बात करते हैं। चलो आगे बढ़े। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये चीज आपको समझ में गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि एक दिमाग में एक चीज घुस रहा होगा, लेंदी हो गया सर जी, लेंदी हो गया। तो लेंदी हो गया तो परेशान होने वाली बात नहीं। देखो याद रखना, क्या पहला काम क्या करना है, दिए गए बीम को जितना भी स्पान दिया गया है सबको फिक्स स्पान में बांट लेना है। ठीक है? अब बांट लेने के बाद फिक्स बीम को एनालिसिस करने आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता होगा। फिक्स बीम को एनालिसिस कर लेना, कहने का मतलब उसका एंड मोमेंट निकाल लेना। उसके लिए स्टिफनेस फैक्टर का कांसेप्ट दे दिए हुए हैं हम तुमको, तो स्टिफनेस फैक्टर निकाल लेना। उस जितना भी स्पान तुम्हारे पास ए बी सी डी ई एफ जितना भी है स्पान ले आओ, सबको ले आओ। सबके लिए क्या, फिर एंड मोमेंट और स्टिफनेस फैक्टर निकाल लेना। अब देखना ज्वाइंट के बारे में। ज्वाइंट पर हम लोग निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या निकालते हैं? ज्वाइंट पर। तो बताओ तो, जहां ज्वाइंट रहेगा वहां पर हो सकता है कि 2 मेंबर जुड़े, हो सकता है 3 मेंबर जुड़े। आज से पहले वाला जो लेक्चर था, कैरियर ओवर फैक्टर से पहले वाला सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो, उस लेक्चर में देखा था कितना ज्वाइंट को हम लटका दिए थे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन सभी को जोड़ के देख लेना। जितना भी चीज पढ़ाए हुए थे फर्स्ट लेक्चर में, सब जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल के दिखाए हुए थे सबको जोड़ लेना। एक नहीं आएगा तो फिर कहना हमको सर ये एक नहीं आया। ठीक है? तो बात समझ में आई है? हाँ, आ गई। चलो, तो कहने का मतलब है एंड मोमेंट निकालते हैं, स्टिफनेस फैक्टर निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं प्रत्येक ज्वाइंट के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आएंगे रणभूमि में, क्या लड़ाई करेंगे उसके बाद। चलो, लड़ाई क्या है देखो। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल गया ना, एंड मोमेंट मिल गया है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल गया है। यही ना था, यही ना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। चलो, इसी क्वेश्चन का मैं दिखा रहा हूं तुमको। हाँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, अब दिख रहा होगा ना। चलो, हाँ देखो बच्चे, बात क्या हो रही थी, ये मेरा क्वेश्चन था। एमडीएम में जितना भी हम लोग काम करेंगे कुछ इसी प्रकार से काम करेंगे। देखो क्या काम करेंगे। देखो ये क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, ये एक्स स्पान लिया था, ये स्पान लिया था। पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, पहले मैं लिखूंगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू। ये एक लाइन बनाऊंगा, क्या यहां से लिखूंगा डी एफ। तो बताओ तो यहां पर तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैं नहीं निकाल रहा हूं, नहीं निकाल रहा हूं जी। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैं नहीं निकालूंगा। तो कहने का मतलब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पहले 0 हो जाएगी, नहीं होगी। यहां पर देखो तो, यहां पर नहीं लिखे हैं, यहां पर देखो पॉइंट बी पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू निकाली थी, जो कि वैल्यू आई थी हाफ एंड हाफ, मतलब कि आधा और आधा आ रहा था ना, अभी आया था। पॉइंट सी पर भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप पूछ क्यों नहीं है? पूछ इसलिए नहीं है क्योंकि पॉइंट सी जो है वो एक फिक्स सपोर्ट का पॉइंट है। अब वो फिक्स सपोर्ट के पॉइंट पर कितना भी मूवमेंट दे देगा ना तो ले लेगा, है ना। फिक्स सपोर्ट के पॉइंट पर कितना भी मूवमेंट ले लेगा। आज का सुनते हो ना, नेता सबको कितना भी गाली दे दे तो चल जाएगा। तो ये फिक्स वाला जो है सी वाला नेता है ना। जो भी समझ लो, नरेंद्र मोदी समझ लो, राहुल गांधी समझ लो, जो भी समझना है समझ लो। मैं किसी पार्टिकुलर नेता के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता, है ना। तो तुम हमारा कोचिंग उठवा देगा तुम लोग, नहीं रे। चलो देखो इसको, हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया। बात समझ में आई क्या? यहाँ पर क्यों नहीं निकालते हैं बच्चे, आया समझ में? यहाँ पर क्यों नहीं निकालते हैं, ये भी आया समझ में। तो ये देखो, ये स्टूडेंट सी जो बड़ा पॉइंट है, पॉइंट ए जो है, वो दोनों फिक्स सपोर्ट का था, इसीलिए नहीं निकालते थे। क्योंकि वहां पर फिक्स सपोर्ट वाली बात होती है तो क्या हो जाता है कि जो आपका जो चीज है वो चीज वहां पर वो रिजिड रहता है, कितना भी मोमेंट दे दोगे तो ले लेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान से देखो, है ना। लेक्चर लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है। चलो देखो स्टूडेंट्स, तो इनिशियल आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू मैंने लिख दिया। सपोज कर लो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू कुछ होती तो यहाँ पे मैं लिख देता। सपोज यहाँ पर 5 होती, 5 तो हो ही नहीं सकता,
नहीं रे, तो क्या हमारे सपोज करो यहाँ पर 1 होती, यहाँ पर भी 1 होती तो लिख देते, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे ना। सो मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँ, है ना, नहीं लिखूँगा। तो ए और सी लीडर्स है, यहाँ पर लीडर है नहीं। चलो आगे बात करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया, अब मैं निकालूंगा इनिशियल मोमेंट की वैल्यू। क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, इनिशियल मोमेंट की वैल्यू। ये चीज आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि इसके नीचे ऐसी मैनर में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंट। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर निकाला था मोमेंट जो कि ऐसे आ रहा था, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, जिसको मैंने पॉजिटिव लिया था नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 का ही आया था ना, अब यहाँ पर आया था 9 का, और ये देखो ऐसे लग रहा है, तो ये क्या हो गया, एंटी, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है ना, और क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। ये माइनस के साथ ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस का प्लस के साथ तो घबरे भी नहीं करना कहियो, है ना, घबराने वाला स्टूडेंट है ना, सोचता नहीं इसलिए घबरा जाता है, वहीं पर उसका आंसर आता है। बात समझ में, ये क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ो। अब देखो स्टूडेंट्स, इस विशेष केस में जब मैं ये स्पान कंसीडर किया था, उस केस में यहाँ पर 6 आ रहा था, यहाँ पर भी 6 आ रहा था। अब बताओ, ये जो 6 मोमेंट आ रहा था, ये यानी कि ऐसे ऐसे देखो ना, ऐसे ये ए था, ये बी था ना। अब यहाँ पर ये 6 आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज के साथ, ये क्लॉकवाइज के साथ 6 आ रहा था। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो, तो की हो, तो देख निगेटिव हो तो ना, निगेटिव, तो ये हो जाएगा -6। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बारे में बात किया जाए, सपोज ये बीसी के बारे में बात किया जाए नहीं, तो बीसी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर कितना मोमेंट आया था, जितना यहाँ पर आया था, यहाँ पर इस स्पान के बारे में बात किया जाता है, यहाँ पर ऐसे मोमेंट आया था, क्योंकि ये 9 था और ये -9 था। स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं कि हर केस में ये -9 और 9 ही आएगा, बराबर भी आएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोड जो है मिड पॉइंट पर लग रहा है, इसीलिए ऐसी आ रही है। अगर मिड पॉइंट पर नहीं आ रहा होता तो फिक्स बीम डील कर लेगा क्या चीज़ होगा वहाँ पे, मतलब कि जो फिक्स बीम का आपके पास कंसेप्ट है वो डील कर लेगा। क्या कहने का मतलब है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि WAB²/L² होता है, कभी WA²/L² होता है, उस केस में आपको वैल्यू चेंज कर जाती है, वहाँ पर इसेंट्रिक लोड होता है। बात समझ में आई, यहाँ पर कंसेंट्रिक लोड है। चले तो आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है -6 और ये हो गया 9। बात समझ में क्या, मैंने इनिशियल मोमेंट की वैल्यू लिख दिया। हाँ, वो न लिखे के मन है, नहीं मन है तो यहाँ पर लिखो तुम लोग इंड मोमेंट। बात समझ में आ गया, चलो 2 चीज समझ में आ गया। अनबैलेंस्ड मोमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, देखो तो देखो यहाँ पर जो मोमेंट आ रही है 6 का, वो देखो यहाँ पर जो मोमेंट आ रही है -9 का, वो देखो, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ये ज्वाइंट इसको बैलेंस कर देगा। बैलेंस करने की जरूरत किसको जानते हो, इसको है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना कौन सा ज्वाइंट है, पिन ज्वाइंट है। मैंने इसी बात को समझाया अभी तक। तो देखो स्टूडेंट्स, -6 ये हो जाएगा, अब ये 9 ये हो जाएगा। मैंने इनिशियल मोमेंट में लिखा था ऐसी बात। अब यहाँ से ध्यान से एक चीज देखो कि अगर -6 और 9 को लिखा जाए तो दोनों में डिफरेंस कितना का है, देखो तो +3 का है ना, +3 का डिफरेंस है कि नहीं बच्चे, है ना। तो बताओ अनबैलेंस मोमेंट कितने का, +3 का होगा कि नहीं होगा, +3 का होगा, है ना। मतलब कि अनबैलेंस मोमेंट कितना हो जाएगा, +3 का हो जाएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब है अगर अनबैलेंस मोमेंट +3 का हो गया तो बताओ ज्वाइंट को रिलीज ना करना है बुआ, है ये जो ज्वाइंट दिख रहा है, ये पिन ज्वाइंट, उसको रिलीज ना करना है, उसको मोमेंट फ्री ना करना है। और मोमेंट फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना का मोमेंट अगर सीधा में लग रहा है उतना का मोमेंट उल्टा में लगा देंगे, है ना। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन वाली बात याद कर लेंगे। नहीं, अगर इतना पॉजिटिव में लग रहा है तो इतना नेगेटिव लगा दो, क्या दिक्कत है। तो चलो, अगर मान लीजिए ये अनबैलेंस मोमेंट है तो बैलेंसिंग मोमेंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। नहीं, तो इस बीच में एक और मेनू बनाना तुम लोग, है ना, इस बीच में, इसके बाद इसके नीचे अनबैलेंस मोमेंट के नीचे बनाना बैलेंसिंग मोमेंट। क्या, बैलेंसिंग मोमेंट। बताओ ये 3 का अगर पॉजिटिव वाला अनबैलेंस था तो -3 जो है क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। मतलब कि ये 3 अगर अनबैलेंस था तो -3 क्या हो जाएगा, उसका बैलेंसिंग मोमेंट हो जाएगा। आप देखो, अब एक बात देखो, -3 बैलेंस होगा कि नहीं, बैलेंसिंग मोमेंट होगा कि नहीं, -3। अब -3 जो लगा हो वो इस ज्वाइंट पर नहीं लगना चाहिए, ज्वाइंट पर लगता हो तो बड़ी मार मारेंगे। क्यों, क्योंकि ये ज्वाइंट जो है, देखो ज्वाइंट जो है वो मेरा वो पिन ज्वाइंट है, बात समझ में रहा। तो पिन ज्वाइंट जो होगा इसको इधर मोमेंट ट्रांसमिट करना पड़ेगा, इसको इधर मोमेंट ट्रांसमिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट लगेगा ही नहीं, लगाना ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पर मोमेंट सहेगा ही नहीं, लगाया हो गया। तो जो अनबैलेंस मोमेंट है, बैलेंसिंग मोमेंट जो मेरा -3 का है, वो हम लोग
क्या करें, तो माइनस ये मैं लगा दिया -3 के साथ n वाला एसिड। अब इस मोमेंट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो देखो ये बैलेंसिंग मोमेंट आ गया और देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, 1/2 है ना, तो 1/2 इधर दे दो, 1/2 इधर दे दो, -3 का हाफ इधर दे दो और हाफ इधर दे दो। तो चलो एक बात काम करते, -3 का हाफ क्या होता है? 1.5 होता है कि नहीं होता है? 1/5 बताओ। -3 अगर हम लोग आए हैं तो -3 का हाफ कितना होगा? -1.5। इधर भी क्या होना चाहिए? -1.5 होना चाहिए। तो बताओ +1.5 लिखा हुआ है, गलती है ना? है ना गलती? चलो उस गलती को सुधार कर देते हैं ताकि तुम सीख पाओ। क्या करो? सीख पाओ। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को सुधार कर देंगे। -3 हो जाएगा। अब देखो -1.5 इधर हो गया तो इधर भी क्या हो जाएगा? -1.5। क्यों? क्योंकि -3 का मोमेंट है बच्चे, और -3 का जो मोमेंट होगा उसको हमको लिखना है। बात समझ में आ रही है? अब बता दो ये कितना है बच्चे, देखो तो -1.5। अब ये भी कितना हो जाएगा? -1.5। ले कलर चेंज करके लिख देते हैं, कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि तो परेशानी नहीं हो। हाँ अब आया समझ में? चलो तो कहने का तात्पर्य समझ में आ गया बच्चे? तो कहने का तात्पर्य क्या क्या है? जितना बैलेंसिंग मोमेंट होगा उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ना, कितना -1.5 क्यों हुआ? अब देख क्यों हुआ, क्वेश्चन है ना क्यों। अब देख क्यों हुआ? क्योंकि ये हाफ है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और ये भी हाफ है। कहने का मतलब ये मोमेंट जो मोमेंट यहाँ आएगा ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ जो आएगा इससे मल्टीप्लाई कर देना, और जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लिख देना। बस समझ में आएगा? तो -3 का में आधा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -1.5। फिर -3 में आधा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5। सपोज करो यहाँ पर पॉजिटिव में 3 होता है, यहाँ पर 1.5 ये आधा से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में जाता है, कोई बात नहीं। चलो अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये मोमेंट हमको मिल गया इधर, ये मोमेंट इधर मिल गया। अब हमको निकालना पड़ेगा क्या? कैरी ओवर क्या हो रहा है? क्या निकालना पड़ेगा? कैरी ओवर। अब बताओ स्टूडेंट्स, ये मोमेंट हमको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। अब इस मोमेंट को कैरी करवाओगे ना, क्योंकि ये मोमेंट ज्वाइंट पे तुम लगाया हो, और ज्वाइंट पे लगाओगे तो इस मोमेंट को क्या करना पड़ेगा? कैरी कराना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही मोमेंट ज्वाइंट पे तुम लगाओगे तो दूसरे ज्वाइंट पर मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। कहाँ से? तो मैंने बताया था, वो याद करो, इससे पिछला लेक्चर गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज लॉज याद करो, है ना। जैसे ही लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल पर निकलती थी, बॉयज अपने हॉस्टल अपने घर पर निकल जाते थे। और बेसिकली टॉपिक के बारे में बात किया जाए तो वो टॉपिक जिसमें मैंने पढ़ाया था कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा? कैरी ओवर फैक्टर ना, मतलब कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस्ड अपॉन मोमेंट अप्लाइड इफ देयर आर डिफरेंट इन कंडीशंस, and I have told you already about the in condition. What in condition? And in that in condition there are carry over factor half. एक ज्वाइंट फिक्स रहा था, एक ज्वाइंट हिंज था, तो क्या था कैरी ओवर फैक्टर जी? हाफ था ना। चलो नहीं आता है पिछला चलता देखो। चलो तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हाफ है, इस मोमेंट का हाफ इस पर चला जाएगा, इस मोमेंट का हाफ इस पर चला जाएगा ना। तो बताओ -1.5 है ना, तो -0.75 आ जाएगा यहाँ पे, चूंकि 1.5 का आता कितना होगा? 0.75। तो ये जो मोमेंट है इसका हाफ इधर चला जाएगा, इसका हाफ इधर चला जाएगा। मैं हाफ कहाँ हवा में से नहीं ले रहा हूँ, हाफ ले रहा हूँ कहाँ से? कैरी ओवर फैक्टर से। तो पता होना चाहिए तुमको कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है। और सपोज करो, चल एक बात करते हैं, सपोज करो कि ये ज्वाइंट यहाँ पर फिक्स था, तब जाके हाफ कैरी ओवर फैक्टर होता तो जानते थे, और ये ज्वाइंट भी अगर पिन हो जाएगा तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? यहाँ से मोमेंट इस पर ट्रांसफर ही नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइंट देखो। अब बात ये होती है कि मोमेंट प्रोड्यूस कहाँ होगा? जहाँ पर मोमेंट लेने की कैपेसिटी होगी। तो जब मेरा फार एंड ही अगर मान चलिए हिंज हो जाए तो अब मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, वो खुद ही कंगाल होता है मोमेंट लेने के लिए, नहीं लेगा वो। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ये हुआ कि -1.5 जो है इधर जाएगा तो 0.75 हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -0.75 हो जाएगा। क्लियर है? आप देखो स्टूडेंट्स, ये है एक विशेष प्रोसेस का सेट। अब इस प्रोसेस को देखिए स्टूडेंट्स, देखो तो इनिशियल मोमेंट कितना था? 6 था। ये बाद में मोमेंट कितना आ गया इस पर? इतना आ गया। तो देखो मैं कलर तुमका चेंज कर देता हूँ। ये इनिशियल मोमेंट 6 का था ना, अब बाद वाला कितना आ गया? इतना आ गया। 6 पॉजिटिव के साथ था, इतना निगेटिव के साथ था, दोनों को जोड़ दोनों को जोड़ोगे तो टोटल मोमेंट इस पर निकल जाएगा। तो बताओ इस पर अगर मान चलिए बात किया जाए फाइनल मोमेंट के बारे में, तो कहने का मतलब है ये हो जाएगा आपका इस पर फाइनल मोमेंट।
फाइनल मोमेंट क्या हो जाएगा, इतने 6 प्लस माइनस 6 में इसमें इसको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो माइनस 7 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं जोड़ घटाओ क्या होता है, जोड़े होता है। तो बताओ 6 और ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5.25। अब यहाँ पर भी देखो -9 था, अब यहाँ पर फिर माइनस वाला आ जाएगा, माइनस तो कितना हो जाएगा, -9 ये पहले से था, -0.75 ये हो गया, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -9.75। दोनों को जोड़ दोनों आ समझ में। चलो अब बात किया जाए, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन मूवमेंट है। यहाँ पर मूवमेंट पहले से ये 6 था माइनस वाला, और देखिए क्या है 9 है प्लस वाला। उसके अलावा ये मोमेंट है और ये मोमेंट है। ये 3 और -3 जो देख रहे हैं उसको मत जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ोगे, क्योंकि वो चीज एक विशेष प्रकार का ज्वाइंट को रिलीज और अप्लाई करने का प्रोसेस है, इसीलिए उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। जो इसमें मोमेंट एक्चुअली लग रहा है वो ये है और ये है, बात समझ नहीं कर, रेड लाइन वाला। तो बताओ -6 में -1.5 जोड़ो तो कितना होगा रे, -7.5। इस बार 9 में अगर इसको जोड़ेंगे माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब कि घट जाएगा इसका। तो 9 में से -1.5 घटाओगे तो 7.5 होते कि ना होते, होते। देखो तो कहने का मतलब है कि ये प्लस के साथ 7.5 आ गया, ये -7.5 आ गया। अब देखो तो ये फाइनल मोमेंट है ना, इस इंड ए पर, इस इंड बी पर, ये इस इंड सी पर, ये हो गया 1 इटरेशन। अब देखते हैं इसमें एक जहाँ देखो जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पर देखो तो ये निगेटिव मोमेंट है और ये पॉजिटिव मोमेंट है। देखो अब दोनों मोमेंट को के बीच में है ना, दोनों मोमेंट को जोड़ो तो या फिर दोनों मोमेंट के बीच का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -7.5 ये है, ये क्या है 7.5 ये है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 0 का डिफरेंस है। तो उतना भी मन नहीं मानता तो दोनों को जोड़ लो, देख लो पास में नहीं क्या। तो कहने का मतलब -7.5 और +7.5 क्या हो गया 0। आप देख, आप मेरी बात ध्यान सुन, ये जैसे ही 0 आ जाएगा मोमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी जो है हुआ, उस पॉइंट बी पर मोमेंट की वैल्यू 0 है। आई बात समझ में कि ना आई, बताओ बात समझ में आया होगा। कहने का मतलब है पॉइंट जो आपका बी है, उस बी पॉइंट पर मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। बात समझ में आई क्या। अब बताओ पॉइंट बी है, उस पर मोमेंट की वैल्यू कितनी चाहिए थी, 0 चाहिए थी, नहीं चाहिए थी। क्यों चाहिए थी 0, क्योंकि ये पॉइंट बी जो है हिंज सपोर्ट वाला है, पिन सपोर्ट वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब यहाँ पर 0 आ गया तो इस ज्वाइंट का काम तमाम है। ये ज्वाइंट मेरा है ना, ठीक है, हो गया। ये ज्वाइंट मेरा जो है स्टूडेंट्स क्या हो गया, ठीक हो गया। कहने का मतलब है इस ज्वाइंट पर, मतलब ये सपोर्ट पर कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स कि जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो प्रोसेस होगा हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। क्लियर है समझ में। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ है स्टूडेंट्स। अब बताओ यहाँ पर मोमेंट क्या हो गया, मेरा जो फाइनल मोमेंट मिला था ये हो गया। यहाँ पर इन दोनों मोमेंट में से कोई एक मोमेंट ले लेंगे और यहाँ पर एक मोमेंट ये हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, तुमको ये ज्ञात होना चाहिए पहले से कि जो मेरा ये जो इंड मोमेंट होता है ना, वो हॉगिंग मोमेंट होता है। तो देखो स्टूडेंट्स -7.5 ये 7.5 है ना, तो इस केस में जो इसका फिक्सिंग मोमेंट होगा क्या होगा, -7.5 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि क्या जानते हो, जानते ये हो कि अगर मान चलिए यहाँ पर हमारा कोई मोमेंट आएगा तो क्या कहेगा बीम को, इसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, इसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो इधर से ना लगता, इधर से ना लगता मोमेंट। तो कहने का मतलब है इसको हॉगिंग मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉगिंग मोमेंट बोलते हैं। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो माइनस वाला मोमेंट आएगा उसको ले लेंगे। क्लियर। तो बताओ एक चीज़ बता दो, 5.25 -7.5 7.5 और ये आ गया। अब इसके बाद कोई काम करना है क्या। और ये स्टूडेंट्स क्या होगा, फिक्सिंग मोमेंट एट एम ए। देखो ये जो होगा स्टूडेंट्स, ये मोमेंट हो गया ए पर है तो ये पर ये फिक्सिंग मोमेंट हो गया, बी पर है तो बी पर फिक्सिंग मोमेंट ये हो गया, सी पर हो गया फिक्सिंग मोमेंट ये। तो कहने का मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स, सी पर -9.75 7.5 -7 इस पर और इस पर। तो अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात सुनो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। मेरी बात क्या है, मेरी बात ये है कि इसमें जो चीज़ आप लोग सीखे हो उसमें से मेनली हम लोग काम क्या किए हैं, बताओ तो। काम किए हैं क्या कि हर एक इंड पर, हर एक पॉइंट पर हम लोग फिक्सिंग मोमेंट निकालिए है ना। हर एक पॉइंट पर, हर एक इंड पर हम लोग फिक्सिंग मोमेंट निकाल लिए हैं। अब बताओ जब हर एक पॉइंट पर, हर एक इंड पर फिक्सिंग मोमेंट निकाल लेंगे तो कुछ बच जाएगी, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब है जो हम लोग एनालिसिस करते थे फिक्स्ड बीम में, कंटिन्यूअस बीम में, उस सभी एनालिसिस का एक कम्बिनेशन है। ये क्या है, कम्बिनेशन है ना। तो स्टूडेंट्स मैंने इस लेक्चर को इतना लंबा क्यों खींचा, मैं 2 मिनट के अंदर इसको पढ़ा सकता था, 5 मिनट के अंदर, इसीलिए खींचा क्योंकि आपको सारी की सारी है ना दुविधा जो है आपके मन में, जितनी भी पेट में दर्द है वो दर्द क्लियर हो जाए, इसलिए
बस समझ में आई क्या? अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से इस बात को, है ना, इस लेक्चर को स्किप करके देखेगा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसीलिए स्किप करके मत देखना। अब देखो स्टूडेंट्स इसका हमको क्या खींचना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। एम ए पर कितना आ रहा था देखो, अब देखो स्टूडेंट्स, अब देखो एम ए पर कितना मोमेंट आ रहा था निगेटिव। ये देखो पहले इस वाला को देखते हैं ना, ये ट्रेपेजियम वाला है उसको देखो, ये पैराबोलिक और ये ट्रायंगल वाला मत देखो अभी, है ना। तो बताओ तो यहाँ पर मोमेंट एट ए कितना आ रहा था, -5.25। मोमेंट एट बी कितना आ रहा था, -7.5, यहाँ पर -7.5 होगा। अब मोमेंट एट सी कितना आ रहा था, ये। अब तुम कहेगा सर जी मोमेंट एट बी बराबर, अब यहाँ पर अभी जीरो ला दिए थे, कह रहे थे कि पॉइंट बी पर कोई मोमेंट नहीं आ रहा है। तो बच्चे उस सपोर्ट पर कोई मोमेंट नहीं आ रहा है, उसके स्पान में बीम का जो पर्सनल स्टिफनेस है ना, उससे स्पान में मोमेंट है उसके। बात समझ में आ रहेगा, उस ज्वाइंट पर मोमेंट नहीं है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ उस स्पान में घुमाव है, ज्वाइंट में घुमाव नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये चूंकि आप जानते हैं कि पॉइंट बी जो होगा, बच्चों जानते हो ही हो कैसा पॉइंट है, ये एक हिंज सपोर्ट का जो पॉइंट है ना। लेकिन जब ऐसा स्ट्रक्चर आती है तो यहाँ पर भी चीज़ मूव नहीं करेगी, इसीलिए उसमें मूवमेंट भी कभी कभी वेरिएबल हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, एम ए एम बी और एम सी के बारे में बात किया जा रहा था। तो अब बताओ ये आपका जो ये ट्रेपेजियम वाला डायग्राम दिख रहा है, वो फिक्सिंग मोमेंट डायग्राम है ना। अब बताओ ये जो है इस ए बी केस में जो था 12 किलोमीटर का जो लोड लग रहा था, उसके से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, WL²/8 होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो WL², ये इसमें क्या होगा, ये पॉइंट डी पर जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जो ये पॉइंट डी था, डी पॉइंट था यहाँ पे, तो वो मोमेंट क्या हो जाएगा, WL/4, है ना। WL/4 होता है, नहीं WL/4। तो देखो कैसे देखोगे WL/4 होता है, यहाँ पर निकाला गया है। देखो ये डायग्राम खींच दिए, ये डायग्राम खींचने के बाद यहाँ पर चीज तुमको निकाला गया, मैक्सिमम मोमेंट एट मिड, नाउ एम मैक्स एट मिड स्पान ऑफ ए बी, ये निकाल दिया गया, WL²/8 होता है 9 किलोन्यूटन मीटर। एंड बेंडिंग मोमेंट इस केस में सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट डी पोजीशन पे क्या होगा, WL/4 एंड दैट विल बी 18 किलोन्यूटन मीटर। अब बताओ स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जो है सिंपली सपोर्टेड का डायग्राम, उसको सॉल्व करने में तुमको मदद मिलेगा। अब बताओ इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, वो। अब दोनों चीज़ को मिला दो, ये तुम्हारा डायग्राम बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मर्ज कर दो डायग्राम को। तो बताओ ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है चीज़, इसमें नेगेटिव लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो आगे, अब शियर फोर्स डायग्राम खींचने के लिए सपोर्ट रिएक्शन पता होना चाहिए। चलो सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए बताओ तो मोमेंट, देखो सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, कितना आसान बात है। मोमेंट एट बी निकालो ना, मोमेंट एट बी बराबर क्या था, देखो तो मोमेंट एट बी -7.5 था ना, हाउ मोमेंट। अब बताओ मोमेंट एट बी बराबर -7.5 था, एक बार इस इधर से इधर चलेंगे और एक बार इधर से इधर चले आएंगे, सारा काम क्लियर होगा। देखो स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या है, मोमेंट एट बी जो है, इस मोमेंट एट बी पर जो अगर मान के जाए, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख रहे हो ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का डिफिनेशन होता है, दिस इज द डायग्राम व्हिच शोज द सम ऑफ ऑल द मोमेंट आइदर राइट और लेफ्ट ऑफ द कंसीडर्ड सेक्शन। ये डायग्राम है, इस डायग्राम का बी सेक्शन देखो, इस बी सेक्शन से राइट जो मोमेंट है उसका सम क्या होगा, यहाँ पर बी पर जो मोमेंट होगा वो होगा ये, इस यानी कि बी की जो हाइट होगी उस हाइट को देख लोगे तो ये इसके लेफ्ट में जितनी मोमेंट है उसका सम होगा, वहाँ पर पहुँच जाएगा वो हाइट वहाँ पे। बस समझ में आएगा, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। अब बताओ तो मोमेंट एट बी निकालना है, तो बताओ तो और यहाँ पर आर रिएक्शन एट ए लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, यहाँ पर आर ए लग रहा होगा, आर ए लग रहा होगा, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, आर सी लग रहा होगा, यहाँ पर आर बी लग रहा होगा। अब मोमेंट एट बी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सिग्मा एम बी बराबर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जीरो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मोमेंट एट बी कुछ लग रहा है, कितना लग रहा है, -7.5। अब बताओ स्टूडेंट्स -7.5 लग रहा है, इस केस में आर ए सैक क्रिएट करेगा, तो आर ए मल्टीप्लाइड बाई दिस मच लेंथ, यानी कि जो लेंथ था कितना था, 6 था, आर ए गुना 6, बताओ तो स्टूडेंट्स, आर ए गुना 6 पॉजिटिव में हो जाए, जो कि सेकंड क्रिएट करेगा। अब बताओ ये जो यूडीएल था इस स्पान पर ऐसे था ना यूडीएल, वो डाउनवर्ड मोमेंट क्रिएट करेगा, वो क्या हो जाएगा 12 WL, क्या हो जाएगा इसका मोमेंट इस पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पर WL²/2 होगा कि नहीं। तो बताओ -W यानी कि 12 था, 12 लग रहा था, क्वेश्चन को ट्राई करके देख सकते हो, 12 गुना L² यानी कि 6²/2, ये हो जाएगा इसका मोमेंट।
दोनों को जोड़ देंगे तो -7.5 होगा। कैलकुलेशन गिवन है, तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है, चीज़ को देख सकते हो। बताओ यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू नहीं निकल जाएगा रे, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। इस प्रकार से आर सी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। आर सी की वैल्यू ये हो जाएगा, आर ए की वैल्यू हो जाएगा आराम से। आर बी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, सम ऑफ ऑल द डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू ऑल द अपवर्ड फोर्सेस, होगा कि नहीं होगा। सो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, द सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस विच विल बी 12 गुना 6 प्लस 12 न्यूटन। यहाँ 12 न्यूटन लग रहा था, जो भी न्यूटन लग रहा था। बात समझ में आई क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। चीज़ को लिखा गया है नीचे में, देख लो चीज़ को लिखा गया है क्या। देखो अब देखो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट ये निकाल दिया मैंने, बेंडिंग मोमेंट आईडी निकाल दिया। अब देखो सिग्मा में भी मैंने साथ में टेकिन लेफ्ट से राइट लिया, तो बताओ ये आर ए क्या कर रहा था, सैक क्रिएट कर रहा था, माइनस ये बताओ आर ए की वैल्यू कितना होगी 4.75। अगेन सिग्मा में भी बराबर मैंने साथ में टेकिंग पर राइट से लेफ्ट आएंगे, तो बताओ इस केस में क्या होगा, आर सी जो होगा सैक क्रिएट करेगा, सैक माइनस सैक जो होगा ये हो जाएगा बराबर -7.5 हो जाएगा। आराम से आर सी निकाल लो। टोटल मोमेंट टोटल लोड क्या होगा स्टूडेंट्स, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी हो। स्टूडेंट्स हम लोग इंड करने वाले थे, कहने का मतलब है स्टूडेंट सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे थे नहीं, तो सपोर्ट रिएक्शन के बारे में बात हो रही थी। तो आरबी की कैसे फाइन होगा स्टूडेंट्स, टोटल लोड क्या है, डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्सेस क्या होगा, जितने भी रिएक्शंस होंगे टोटल लोड में से, यानी कि जितने भी लोड ऊपर से लोड आ रहा है, यानी कि 6 गुना 2, यानी कि 6 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 12। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखो तो, क्वेश्चन रे कहाँ गया। हाँ देखो 2 किलोमीटर का लोड लग रहा है और 6 मीटर स्पान है, तो कितना लोड हो गया 12 डाउनवर्ड, फिर 12 किलोमीटर का डाउनवर्ड, 12 12 24, तो नीचे कितना चाहिए ऊपर 24 चाहिए 24, देखो 24, तो कहने का मतलब ये हुआ 24 लोड लगेगा ये। तो क्या हो जाएगा बच्चे 24 क्या होगा 24 माइनस, देखिए आर ए प्लस आर सी को घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, आर बी निकल जाएगा, तो मतलब टोटल लोड में से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा। सिंपल बात है, मैथमेटिक्स डील कर रहा है। सिर्फ डायग्राम खींचना है, अपवर्ड नेगेटिव ले लीजिए, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लीजिए, तो उसके अनुसार से सी पर क्या होगा शियर फोर्स, अपवर्ड क्या लेना है, अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है। तो स्टूडेंट देखिए सी पर क्या हो जाएगा -4.75, चूँकि रिएक्शन एट सी गया है -4.75 है ना, यानी कि 4.75 अपवर्ड रिएक्शन है, इसीलिए क्या हो जाएगा ऐसा। अब देखिए स्टूडेंट्स डी पर बी पर और ए पर उस प्रकार से हम लोग निकालेंगे सिर्फ उस डायग्राम और ड्रॉ कर देंगे इस डायग्राम को, नहीं तो ये वाली बात है। तो स्टूडेंट बात समझ में आई क्या, BMD MDM समझ में आया कि नहीं आया, MDM समझ में आया कि नहीं आया। देखो स्टूडेंट्स इसमें काम क्या करना है, काम यही करना है, कभी कभी चीज़ क्या होगी बहुत कम्प्लेक्स हो जाती है। ये चीज़ जो है आपको मान चलिए यहाँ पर 0 नहीं आएगा तो फिर से इसमें डिफरेंस निकाल के, फिर से उसमें इनिशियल ये डिफरेंस निकाल के नया इनिशियल मोमेंट आ जाएगा, फिर से उसको बैलेंस करो अनबैलेंस चीज़ को, फिर से अंततः आपको जहाँ पर पिन है वहाँ पर लाना पड़ेगा 0। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स की सारी जो दुविधाएं हैं आपको क्लियर हो गई हैं, मैं यह विश्वास करता हूँ। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स -1.5 होगा, भूलना मत, इसीलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर -1.5 नहीं लिखा हुआ है PDF में। तो स्टूडेंट्स हो सके तो ये PDF में ग्रुप में भी पहले पब्लिश कर दूँ, है ना, लेकिन आप लोग बेहतर तरीके से इसको पढ़ो, है ना। मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन का प्रत्येक कण रग आप लोग वाकिफ हो चुके हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप कोई भी क्वेश्चन को उठा लो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैटर करता है ट्रांसमिशन के लिए, याद रखना करियर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, आराम से चीज़ को सोल्व कर पा लोगे। तो स्टूडेंट्स ठीक है, फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, है ना। तो फिर मेरे साथ बने रहो और कुछ कर जाओ, ठीक है। और अब एग्जामिनेशन का टाइम है, तो एग्जामिनेशन के टाइम में ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है।